इन सब का वीज़ा इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगना है। किसी एजेंट का एम्बेसी में कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। इस वक्त अभी पाकिस्तान से किन किन ममालिक का वीज़ा लग रहा है? जब तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर इल्म नहीं ना होना कि वीज़ा मिलता कैसे है, आप इन कंसल्टेंट को, इन एजेंटों को फ्रॉड करने से नहीं रोक सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं हमज़ा अब्बासी। आए रोज़ हम सुनते हैं कि जो बाहर जाने वाले नौजवान हैं जो डंकी लगा कर जाते हैं, कभी लीबिया में कश्ती हादसा हो जाता है, कभी यूनान में कश्ती हादसा हो जाता है, फिर कंसल्टेंट जो होते हैं वो नौजवानों को दोनों हाथों से लूटते हैं। लाखों रुपए जो फ़ीस है वो चार्ज की जाती है। नौजवान नस्ल, क्योंकि हर नौजवान अब यूरोप जाना चाहता है, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि मैं यूरोप जाऊं और जाकर डॉलर कमाऊं और बिलियनर बन जाऊं। लेकिन कंसल्टेंट जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, ये एजेंट माफिया किस तरह से इन बाहर जाने वाले अफराद को लूटता है, किस तरह इनको अपने घेरे में फंसाते हैं और किस तरह से इनके साथ पूरी एक गेम खेली जाती है। और अक्सर वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जो नौजवान बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको मजबूर किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनके घर वालों को वो वीडियो भेजी जाती है कि आपके बेटे को मार देंगे अगर आपने और पैसे ना भेजे। तो किस तरह ये एजेंट माफिया, ये कंसल्टेंट्स जो हैं वो बाहर जाने वाले अफराद को लूटते हैं। मेरे साथ इस वक्त GMC के CEO असद मुगल साहब मौजूद हैं। इनकी जानिब चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा सबसे पहले कि किस तरह से ये एजेंट माफिया इन नौजवानों को बाहर जाने के लिए जो अपनी एक गेम है उसमें फंसाता है, फिर किस तरह से इनसे पैसे बटोरता है और लाखों रुपए फ़ीस चार्ज की जाती है, तो फिर उनको दोबारा जो है वो वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां से वो जाते हैं। तो ये किस तरह से सारी गेम प्लान होती है? अच्छा सर जी, इसमें ना तरीक़ाकार ये है कि हमारी ना इस फील्ड में 3 किस्म के हैं वीज़ा प्रोवाइडर। एक है एजेंट्स, जिनका सीधा काम है डन बेस पे काम करना और डंकी लगवाना। फिर आ जाते हैं कंसल्टेंट, जिन्होंने लाखों हज़ारों अपनी फीसिस रखी हुई हैं। अभी हम आते हैं एजेंट पे। एजेंट जो है ना, हर देखा होगा आपने, हर पिंड में साथ वाले घर का कोई ना कोई बाहर है। तो उस बंदे ने भी जब देखना ना कि उस घर से 10 बंदे बाहर हैं या 3 बंदे बाहर हैं, 2 बंदे बाहर हैं, उसने भी कहना मैंने बाहर जाना। तो पिंडों में एजेंट बैठे हैं, लाहौर में भी बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास 2 रास्ते होते हैं। आप मुझे एक सवाल बताएं, आपकी प्रोफाइल मैं अपने साथ लगा सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं लगा सकता। मेरी प्रोफाइल आप अपने साथ लगा सकते हो? जो डन बेस पे काम करते हैं ना कि जी आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपने इतने पैसे 50 लाख, करोड़, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख देने हैं, वो प्रोफाइल पे खेलते हैं कि किसी एन अदर पर्सन की प्रोफाइल उठाएंगे, उस बंदे के साथ अटैच कर देंगे और वो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं होना, वो तो देहात का एक आम बंदा होना है। ठीक है, उसका क्या काम होना है? सुबह मस्जिद होना। ठीक है, उसको एक बिजनेसमैन बना के शो कर देंगे, तो क्या होगा? उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब वो जिस एजेंट ने 50 लाख या 70 लाख की डील की होगी ना, उसने कहीं ना कहीं 2 से 4 लाख नॉन रिफंडेबल पैसे लिए होंगे, नाकाबिले वापसी। नुकसान हो गया पहला। दूसरा एजेंट है डंकी वाला, उसका सीधा काम है, अब ये मुझे इसका इतना इल्म नहीं है डंकी कैसे लगती है, जो सुना है, जो देखा है, कुछ हमारे जानने वाले मरे भी हैं, वो यही पता चला कि रोमानिया की साइड से, तुर्की की साइड से डंकी लगा के चले जाते हैं तो लोग मर जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो मेरा एक विजन बना हुआ है और जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरी सर्चिंग है, जिस पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पाकिस्तान में ना कंसल्टेंट लाखों या हज़ारों लोगों से फीसें ले रहे हैं। ठीक है, और उनको करेक्ट गाइड नहीं कर रहे, ना उनको बता रहे हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, किस तरह होगी, आपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे तो आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बता रहे। तो उसमें उन लोगों की एम्बेसी फीसों का नुकसान हो रहा है और कंसल्टेंट अपनी लाख या 50,000 फीस ले रहा है। अब जिस तरह मैंने आपसे दरमियान में बात किया कि मैं आपकी प्रोफाइल अपने साथ नहीं लगा सकता, डन बेस वाले एजेंट उसको क्या करेंगे जी, उस प्रोफाइल को उठाएंगे, उस देहाती के साथ लगा देंगे। उसके नुकसान 2 तरह के हैं। एक नुकसान उसका है जिसकी एम्बेसी फ़ीस और 2 से 4 या 5 या 10 लाख नाकाबिले वापसी अमाउंट ज़ाया हो रही है। दूसरे नंबर पे इनके पास जो सिस्टम और लैपटॉप है ना, उसके अंदर आपने अगर कभी भी वीज़ा अप्लाई किया ना, आपकी सारी प्रोफाइल परी होगी, आपका NTN, आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने UK का अप्लाई किया, यानी कोई ऐसी कंट्री जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन है, समझे उस कंसल्टेंट या एजेंट के सिस्टम में वो चीज़ें सेव पड़ी हैं। सबसे पहले उसका नुकसान होगा कि उसका 2, 4, 10 लाख का नुकसान और वो बैन। उससे बढ़कर जो बंदा घर सोया हुआ है, जिसने कहा जी कि वो कंसल्टेंट बहुत अच्छा है, मेरी प्रोफाइल उसके पास भरी है, उसने भी बैन हो जाना है।
अच्छा, आपने अभी बात की कि प्रोफाइल चेंज नहीं हो सकती। अगर बंदा एजुकेटेड भी नहीं है, उसको सेंस नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी तो वो समझ बूझ रखता है कि किसी से वेरीफाई करे कि ये मेरा वीज़ा आया जेन्युइन तरीके से लग रहा है या फिर मेरे साथ जो है वो एक गेम खेली जा रही है। लोग इस चीज़ की हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो लोग इनकी गेम में फंस जाते हैं उनको कैसे कैसे निकलना होगा, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस आएगी। और दूसरा ये बताइएगा, जो 50-60 लाख रुपया लेते हैं एजेंट बाहर जाने वाले लोगों से, तो उनको एफआईए भी ऐसे जो अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन फिर भी ये एजेंट माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी किसी के साथ 40 लाख का फ्रॉड हो गया, कभी किसी के साथ 30 लाख का हो गया, कभी 20 लाख का। तो इनको कैसे, इन लोगों को कैसे अवेयरनेस मिलेगी जिन लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया था? मुर्शद, इसमें सीधी सी बात है ना, अब जिसको वीज़ा चाहिए ना, जिस देहाती को वीज़ा चाहिए, उसे डॉक्यूमेंट से गर्ज नहीं है, यहीं से एजेंट को प्लस पॉइंट मिलता है। हाँ भाई, वीज़ा चाहिए 50 लाख, उन्होंने अपना किला भेज देना है, ठीक है। अभी वीज़ा नहीं लगा होगा, किला पहले बिका होगा। क्यों? घर वाले तंग होंगे, वो परेशान होंगे, उसने उनको तंग किया होगा। उसने बाबा जी पैसे रखने हैं, एजेंट को ये सारी अमाउंट देता है, थोड़ी देता है, जितनी देता है वो अल्लाह को बेहतर पता है। बहरहाल एजेंट ने क्या करना है, जो उससे पैसे ले लिए हैं, अगर तो उसका वीज़ा लग गया, एजेंट साहब ऊपर है। अगर वीज़ा नहीं लगा तो एजेंट साहब आगे हैं, वो पीछे है। दरमियान में एफआई है। उस बंदे ने पहले एफआई जाना है ना, जब एजेंट नहीं मिलना, एफआई जाएगा, एप्लीकेशन देगा, एजेंट साहब आगे 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 आगे, और क्या होना है, एंड ऑफ द स्टेज है वो नुकसान है, ठीक है। इसलिए डंकी पे नहीं जाना चाहिए, एजेंटों से बचना चाहिए। ये आपके चैनल के तवस्सुल से जहाँ जहाँ पे पैगाम जा रहा है, आपका वीज़ा आपका हो या इनका हो, इन सब का वीज़ा इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगना है। किसी एजेंट का एम्बेसी में कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक इदारा है, वहाँ पे किसी का कोई रिसोर्स नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं, ये तो चलें हमने ए कैटेगरी की बात कर ली है ना कंसल्टेंट की। अब बी कैटेगरी में एजेंट नहीं है, सिर्फ कंसल्टेंट है। वो क्या करेंगे, देहाती आएगा, हाँ भाई तेरे अकाउंट 'ਚ पैसे कितने ने, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, उसका डायरेक्ट अमेरिका अप्लाई करा देंगे। अब जिस बंदे को कैमरे के आगे बोलने की आदत नहीं है, या जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, क्या वो इंटरव्यू दे सकता है? आप बताएं। उसे अमेरिका इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। उसने इंटरव्यू के लिए जाना है, सबसे पहला उसका नुकसान, वो एजेंट को लाख रुपया दे के गया, और एजेंट कह रहा हूँ सॉरी, कंसल्टेंट को उसकी लाख या 50,000 फीस दे के गया। उसके बाद अमेरिका की जो फ़ीस है वो 55,500 रुपया, वो भी ज़ाया। उसको, अगर उसको इल्म नहीं है, आपकी वाली बात, उसको अक्ल नहीं है, उनको हम अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, वो जिस भी कंसल्टेंट के दफ्तर जाएंगे वहाँ से उनका 1.5 से 2 लाख का नुकसान है। अंदर जाएंगे ठीक होंगे, बाहर आएंगे 1.5-2 लाख ज़ाया हो चुका होगा। एजेंट के पास जाएंगे, या वो डंकी में मरेंगे, या वही वो डन बेस वाली प्रोफाइल होगी। इसमें ना आप 100 में से एक आधे का वीज़ा लग भी जाता है एम्बेसी की तरफ से, वो बाय मिस्टेक लग जाता है। हमारे अदारे एयरपोर्ट पर बैठे हैं, वो चेक करते हैं, लेकिन जब वीज़ा लग जाता है ना, एजेंट जो है वो पैसे ले चुका होता है। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं कि बंदे का वीज़ा लग गया डन बेस पे, वो एफआईए एयरपोर्ट गया, आगे एफआईए इमिग्रेशन उसे पकड़ लिया, भाई तेरा ये वीज़ा बनता नहीं है, कैसे आया? वहाँ से भी फ्रॉड पकड़ा जाता है, वो फिर एफआईए आगे पीछे। उसके अलावा अमेरिका जो है ना कौंसलेट, वहाँ पे एफआईए का ऑफिस भी बना हुआ है। लोग इंटरव्यू पे जाते हैं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, साथ ही वहाँ पे जो एम्बेसडर होता है पासपोर्ट ले लेता है, एफआईए को दे देता है, बंदा एफआईए के ऑफिस। नुकसान सिर्फ ये है कि जब तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर इल्म नहीं ना होना कि वीज़ा मिलता कैसे है, आप इन कंसल्टेंट इन एजेंटों को फ्रॉड करने से नहीं रोक सकते। अच्छा असद साहब, हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, हम सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर वीडियोस आती हैं कि आप 2 लाख दें आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाएगा, आप 10 लाख दें आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। जो लोग जाना भी नहीं चाहते वो इस तरह की वीडियोस, प्रमोशन वीडियोस देखते हैं, वो सोचते हैं यार हम 10 लाख देंगे, हम बाहर जाकर 50 लाख महाना कमाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी करते हैं, इनके खिलाफ NCCIA में कंसल्टेंट्स को चाहिए कि वो एप्लीकेशन दें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इनकी वजह से बहुत से कंसल्टेंट जो अपना जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं वो भी इस चीज़ में जो है वो उनकी जो डीफेम है वो उनको मिल रहा है। देखिए जी, 3-4 साल या 5 साल हो गए हैं मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक आप बता सकते हैं, सोशल मीडिया और AI हर मोबाइल में आ गया। कितनी देर होगी आप बताएं? बिल्कुल, ये 4-5 साल के अरसे में। अब हो क्या रहा है कि कोई भी कंसल्टेंट है ना, या जो सोशल मीडिया पे है, वो फेम लेने के लिए ना क्या करेगा जी, मैंने आपका वीज़ा लगवाया, मैंने कोई भी कंसल्टेंसी है, मैंने इसका वीज़ा लगवाया, इसका वीज़ा लगवाया, इसका वीज़ा लगवाया। वीज़ा हालांकि उन लोगों की उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगा, ठीक है, लेकिन उसने फेम लेने के लिए अपने साथ खड़ा करके रिव्यू के अंदर जो है एक वीडियो बना लिया,
अब जिस बंदे ने घर बैठ के उस वीज़े की तलाश में होगा और वो देखेगा कि ये कंसल्टेंट साहब ने तो वीज़ा लगवा दिया, वो वहाँ जाएगा, ठीक है, वो वहाँ जब जाएगा वहाँ पे फ़ीस दे के आएगा, वीज़ा उसका नहीं लगना। क्यों? उसका वीज़ा तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लग गया है, जो देख के जा रहा है उसका वीज़ा नहीं लग सकता। अब रहेगी बात FIA में या NCCI में जाके, ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी के लिए उठ के जाएँ, हम पैगाम दे सकते हैं मीडिया के थ्रू। ये लोग जब तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं समझेंगे, अपने एसेट्स को नहीं समझेंगे कि क्या हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास है क्या हम अपनी, देखें अब वीज़ा को जो है एक्सेस करने के लिए ना, फ़ाइल करने के लिए आपको 11 से 12 डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC, निकाहनामा 2 पेजों वाला, नादरा वाला MRC, आपकी पर्सनल और बिजनेस स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपका NTN, आपकी लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न है। ये बहुत अहम चीज़ें, इससे पता चलता है कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो, ये सारी चीज़ें होंगी। आप अम्बेसी में केस डालेंगे, अम्बेसी को पता चलेगा कि ये मेरे मुल्क अगर आएगा तो मेरे मुल्क आके ये बोझ नहीं बनेगा, इसने अपने मुल्क वापस आना, ये वेल सेटल्ड है। यहाँ पे सब किसी का NTN किसी का आप उठा लें, फ्रेश बना होगा। अगर आपके इलम में हो कि मेरे ख्याल महीना हो गया या 2 महीने हो गए हैं, अब जो है NTN का निज़ाम बदल गया। अब जो लेट फाइलर है उससे 25,000 रुपया जुर्माना है, पहले नहीं था। वो इसी वजह से हुआ है कि कंसल्टेंट का जिसका दिल करता है उसको उठाते हैं, उसका NTN बना देते हैं, उसकी पिछली रिटर्नें फाइल कर देते हैं। हालांकि हो सकता है मैं ये बात गलत कर रहा हूँ, मुझे NTN का इतना इल्म नहीं है। अगर गलत कर रहा हूँ तो वो जो देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो जिसका दिल करता है कंसल्टेंट उठाता है, 2-4 हज़ार का उसका चलान जमा कराता है, उसका NTN फाइल कर देता है। और भाई वीज़े के पीछे एक पूरी बैकग्राउंड पर एक स्टेपिंग चाहिए कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये इतने अरसे से चल रहे हैं, वीज़ा हासिल हो जाएगा। बहरहाल कहने का सिर्फ एक छोटा सा जो पैगाम है वो ये है, एजेंटों से बचें, ना किसी को लाखों करोड़ों दें, कंसल्टेंट को बचें, ना लाखों हज़ारों दें। क्यों? वीज़ा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे लगना है तो एक कैटेगरी के एजेंटों का तो काम ख़त्म हो गया। तीसरे नंबर पे जो सोशल मीडिया पे आके आप लोगों को वीज़ा दिखा रहे हैं कि हमारी फ़लाँ कंसल्टेंसी ने ये वीज़ा हासिल किया, ये वीज़ा हासिल किया, इसमें आधे से ज़्यादा लोग पेड हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार लिया हुआ है। अब मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोज़ देख रहा हूँ, UK ने 5-6 माह से अपना वीज़ा कर दिया है ई-वीज़ा, पासपोर्ट जमा ही नहीं हो रहा। लेकिन आज भी मैंने परसों वीडियो देखी है कि एक बंदा पासपोर्ट पकड़ के ब्लर करके दिखा रहा है कि जी मेरा UK का वीज़ा लगा। इसका मतलब वो पेड है, वो जेन्युइन नहीं है, वो रिव्यू नहीं है, वो जेन्युइन रिव्यू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेड रिव्यू है। ठीक है, इन लोगों के घरों में जाके हम इनको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लाहौर में बैठे हैं, पोर्ट एरिया में बैठे हैं, 7 माल रोड है, पीछे आबद मार्केट है, फिरोजपुर रोड है। हमारे पास पूरे पंजाब से लोग आते हैं, कराची से आते हैं, पिंडों के बहुत लोग आते हैं जिनके पास इल्म नहीं है। आप यकीन करें भाई, डेली 20 में से 25 लोग मैं रिटर्न करता हूँ, हल्फन बात कह सकता हूँ। क्यों वापस भेजता हूँ? उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको कनाडा का लफ्ज़ नहीं बोलना आता, वो कहते हैं कनाडा जाना है। क्या समझो? बिल्कुल कनाडा जाना है। ठीक है, अमेरिका का उनको ना 1-2 को मैंने चेक किया, अमेरिका से बेहतर आप US से चले जाएँ। कहते जी वो कितने आएगा? खुदा की कसम 3 बंदों को क्या ग्रेव यार्ड का वीज़ा लगवा दूं? आप बताएं ग्रेव यार्ड किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भाईजान किस तरह जाना है? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे लोगों को इल्म नहीं है। इन शॉर्ट, जब तक आप लोग अपने अंदर इल्म नहीं लाएंगे वीज़ा नहीं मिल सकता। अच्छा सर साहब, मुझे ये बताएं, लाखों करोड़ों नौजवान भी आपको देख रहे होंगे, सबसे पहले ये बताएं इस वक्त अभी पाकिस्तान से किन किन ममालिक का वीज़ा लग रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो डबल माइंडेड भी हो जाते हैं कि यार एक जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है वो कह रहा है जी इस मुल्क का वीज़ा लग रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं लग रहा। अभी इस वक्त पाकिस्तान को कौन कौन से ममालिक जो हैं वो वीज़ा दे रहे हैं? दूसरी चीज़ ये कि लाखों रुपए एजेंट लेते हैं, एम्बेसीज़ की फ़ीस क्या है? आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं? आप किस प्रोसेस के थ्रू जो बाहर जाना चाहते हैं लोग उनको किस प्रोसेस के थ्रू भेजते हैं? ये डिफ्रेंशिएट कीजिए। असल पॉइंट पे आप अब आए हैं। मैं लास्ट वाले सवाल से आपका जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। मेरी फ़ीस है 10K। मैंने 4 अप्रैल से ना 2026 से अपनी फ़ीस को डिक्रीज़ कर दिया। पहले मैं भी 40। ये कैसे पॉसिबल है कि 10K आप फ़ीस ले रहे हैं? बाहर जो एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, वो लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये ले रहे हैं, ये कैसे? बताता हूँ। जब से मैंने सोशल मीडिया में देखा है ना कि लोग दुनिया को धोखा, ये कंसल्टेंट लोगों को धोखा दे रहे हैं कि ये वीज़ा। अब वो देखें, आपका वीज़ा लगा है, मुझे दिखाने के पीछे क्या लालच होगी कि भाई मैं इसका वीज़ा दिखाऊंगा, 10 बंदे और आएंगे। 10 बंदे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 5 लाख हो गया। अब उन जो 10 लोग हैं उनका वीज़ा उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगना, आपका वीज़ा देख के नहीं लगना। ग्रो मोर ने जो अपनी ग्रो मोर कंसल्टेंट ने जो अपनी फ़ीस की हुई है वो की हुई है 10,000 रुपया। हमारी ऑफिशियल फ़ीस 4 अप्रैल से चल रही है और ऑनवर्ड चल रही है, मैंने फ़ाइलें भी बनाई हैं।
ठीक है, अब इस 10,000 के पीछे क्या नुकसान है और क्या मुझे बेनिफिट है? मेरा नुकसान कोई नहीं है, मुझे बेनिफिट ये है, एक दुआएं मिल रही हैं। दूसरा, वीज़ा उसका फाइल होना है जिसके पास डॉक्यूमेंट होने हैं। अब मैं 10,000 के लिए किसी देहाती का वीज़ा तो नहीं ना अप्लाई करूँगा। क्या मुझे 10,000 रुपये के लिए तो मुझे कुछ नहीं मिलना। मैंने भी काम उसका करना है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसलिए ग्रो मोर सिर्फ 10,000 ले रही है। और जो लोग सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने कहा जी फ़ीसें ले रहे हैं, भाईजान ये उन्हीं के लिए चैलेंजेबल बात है ना कि पाकिस्तान में वाहिद इदारा ग्रो मोर कंसल्टेंट है जो सिर्फ क्लेम कर रहा है कि हम 10,000 रुपये में वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। ये चैलेंजेबल बात है। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी की फ़ीस 10,000 नहीं है। अगर कोई है तो वो आपके चैनल पे आ जाए, कहीं पे मुझे बुला ले, मैं उनको बुला लेता हूँ, मुझे आके बताएं। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि ऑन कैमरा जो है आप जिस तरह कह रहे हैं 10,000, बाद में अगर आपके पास कोई आता है वीडियो देखकर तो उस वक्त आप कहेंगे जी 50,000 लाख रुपए, तो क्या इस तरह की बात तो नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा काम है फ़ाइल तैयार करना। फ़ाइल में चीज़ें हैं 5। आपकी वीज़ा फॉर्म फिलिंग, जिस ममालिक का वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं उसका वीज़ा फॉर्म, आपका कवर लेटर के आपको एम्बेसडर के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, आपका होटल एयर रिजर्वेशन, आपकी जो है टिकट की रिजर्वेशन, होटल की रिजर्वेशन, 4 चीज़ें कंसल्टेंट ने करनी है। ये काम मैं 10,000 में कर रहा हूँ, लोग लाख या 50,000 में कर रहे हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड लगने हैं। ये चेकलिस्ट है उसकी सर चीज़, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट जिस कंसल्टेंट के दफ्तर पर ही है ना, उसे पता चल जाएगा कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अम्बेसी की जो यूरोप की फ़ीस है ना, जिस तरह आपने कहा यूरोप की फ़ीस है 90 यूरो, 30,000 या 31,000। कंसल्टेंट की फ़ीस 50,000 है। क्या अम्बेसी से एक लेवल ऊपर है कंसल्टेंट? यूएसए एम्बेसी की फ़ीस है 55,500, कंसल्टेंट की फ़ीस है 50,000। क्या वो यूएसए एम्बेसी के बराबरी पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भाई ये एक ना वो मेमोरेंडम बना हुआ है कि जी तुसी यूरोप जाना है तो 50,000 लेना है, तुसी यूएसए जाना है 80 लाख लेना है। अगर तुसी यूके का फाइल, यूके का केस आपने फाइल कराना है, मैंने 2 लाख लेना है। हालांकि ये सारे काम 10,000 में हो सकते हैं और मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा हिडन चार्जेस, मेरा काम है इन 4 चीज़ों के अंदर 10,000 रुपया लेना। अगर कोई मुझे कहेगा जी मुझे इन्विटेशन मंगा के दो, मैं उससे पैसे नहीं लूँगा। मैं उससे कहूँगा भाई इस लिंक पर चले जा, लिंक पर जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड इन्विटेशन ले, पेड कर ले, अनपेड कर ले, तेरी मर्ज़ी है। और इसके अलावा कंसल्टेंट ने या मैंने, चलो कंसल्टेंट ने, मैंने इनके अलावा कौन से पैसे लेने हैं? मैंने अपने 4 काम कर दिए, बात ख़त्म हो गई। जो 10,000 लिए उसका काम आपने मुकम्मल कर दिया। असद साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि नौजवान जो हैं वो ये सोचते हैं कि बस हम किसी तरह भी पैसे दें और रातों रात हम यूरोप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, किसी भी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां पर जाकर हम माहाना 40 से 50 लाख रुपया कमाएं। ये प्रोसेस थोड़ा सा समझा दें जो लोग आपको देख रहे हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू एक जेन्युइन तरीके से आपका वीज़ा लग सकता है और क्या मैसेज आप देना चाहें? सर जी, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि ग्रो मोर सिर्फ 10,000 रुपये में काम कर रहा है, ना इधर उधर जाएं। ये हम इस चीज़ का वादा करते हैं, जिसका केस होने वाला होगा सिर्फ उसका करेंगे, अदरवाइज़ हम किसी का केस नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे जो कह रहे हैं ना हमने बाहर जाना है, उनको कीड़ा तंग कर रहा है। और भाई अगर आपने बाहर जाना है तो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत है, तो वीज़ा लगवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स होंगे, वीज़ा लगेगा। किसी का कोई रिसोर्स मार्केट में, किसी भी बंदे का किसी एम्बेसी में कोई रिसोर्स नहीं है। क्या मैं इधर बैठूँ, मेरा जीटीवी में कोई रिसोर्स नहीं है? आप तो रैंडम आए हैं ना, मेरा कोई रिसोर्स नहीं है, तो भाई मेरा एम्बेसी में कहाँ से रिसोर्स हो सकता है? किसी का कोई रिसोर्स नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया पे लोगों के वीज़े देख के अपनी उम्मीदें ना जगाएं। जिसके वीज़े देखते हैं ना, उस कंसल्टेंट को कॉल करें, उससे पूछें कि इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे। कंसल्टेंट के मशवरे से वीज़ा ज़रूर लगा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के यूज़ हुए होंगे। पैगाम लास्ट में यही है कि इधर उधर ना जाएँ, सिर्फ ग्रो मोर पे आएँ और अपना वीज़ा फाइल करवाएं। 10,000 रुपये हमारे चार्जेस हैं। इस चीज़ का हम यकीन चलाते हैं कि जिसका वीज़ा लगने वाला होगा सिर्फ उसका करेंगे काम, अदरवाइज़ हम क्लाइंट को वापस भेज देंगे और आपका यकीन हमारा एतमाद बनेगा। बस जी बिल्कुल, देखें कंसल्टेंट की तमाम तर गुफ्तगू जो थी वो आपने सुनी और उनका यही कहना है कि जो लोग वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर या फिर जो एजेंट्स हैं उनके झांसे में आकर लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे बैठते हैं और फिर बाद में उनके साथ धोखा हो जाता है, तो उनको चाहिए कि इस प्रोसेस को समझें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो सबसे अहम चीज़ है, उसको मुकम्मल करें। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये एजेंट जो लोगों को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ जो है अगर ये आपके साथ इस तरह का धोखाधड़ी फ्रॉड करते हैं तो FIA साइबर क्राइम में आप रुजू करें और वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, वो GMC पर आएँ और यहाँ पर आकर अपने जो वीज़ा प्रोसेस है वो करवाएँ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।